तभी उसके कानों में झाड़ी के पत्तों से एक आवाज टकराई। मुझे तोड़ लो, मुझे खाने वाला हर व्यक्ति विचित्र बीमारी से बच सकता है। आदित्य की आंखों में एक रहस्यमयी चमक उभर आई। उसने तुरंत उस झाड़ी की पत्तियां तोड़ ली और तेजी से गांव की ओर लौट चला। इत्तेफाक से चौधरी उसके घर के दरवाजे पर बैठा था। आदित्य की आंखों में चमक देखकर चौधरी बोला, हाँ, लगता है तुमने वाकई में जड़ी बूटी तलाश कर ली है। हाँ चौधरी जी, जो महामारी की चपेट में है उसे ये पत्तियां खिला दीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि वो स्वस्थ हो जाएगा। चौधरी जड़ी बूटियों को लेकर तुरंत गांव की ओर चला गया। दिन बीतते गए। कुछ दिन बाद चौधरी आदित्य के घर पर आ पहुंचा। आदित्य, अरे भाई रतन। रतन, गांव में जो महामारी फैली थी अब वो खत्म होने की कगार पर है और ये सब केवल तुम्हारे बेटे आदित्य की वजह से हुआ है। ये सुनकर रतन और बिंदिया के चेहरे पर गर्व और खुशी की लहर दौड़ गई। हाँ, अरे मेरी बहुत दूर की रिश्तेदार में एक मौसी है, उनकी पुत्री की शादी है। मैं और लाली कुछ दिनों के लिए वहां जा रहे हैं। हम जल्द ही लौट आएंगे। उसके बाद हम गांव में आदित्य को सम्मानित करेंगे। हाँ। चलो भाई, राम राम। इतना कहकर चौधरी वहां से चला गया। इधर दूसरी ओर जंगल में आदित्य अकेला बैठा था। तभी एक दर्द भरी स्त्री की आवाज उसके कानों में गूंजी। बचाओ, कोई है, बचाओ। आदित्य चौंककर इधर उधर देखने लगा। उसकी नजर एक पेड़ के नीचे पड़ी हुई एक वृद्ध स्त्री पर पड़ी जो दर्द में कराह रही थी। हाँ, अरे कौन तुम और क्या हुआ है तुम्हें? मैं जंगल में लकड़ियां काटने आई थी। अचानक मेरे पैर में मोच आ गई और मुझसे उठा नहीं जा रहा। मेरा पैर बहुत दर्द कर रहा है। चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारे पैर की मोच को सही कर देता हूँ। रुको रुको रुको। इतना कहकर आदित्य ने एक पेड़ का पत्ता तोड़ लिया और उसे पीसकर उस बूढ़ी औरत के पैर पर जैसे ही लगाया, वो उठकर खड़ी हो गई। तुमने तो चमत्कार कर दिया। मेरे पैर की मोच इतनी जल्दी सही हो गई। बूढ़ी औरत ने इतना कहा ही था कि तभी अचानक झाड़ियों से एक भयंकर शेर निकलकर आदित्य पर झपट पड़ा। आदित्य ने बिना समय गंवाए बिजली सी फुर्ती से शेर से अपने बचाव के लिए उस पर वार कर दिया। आदित्य के हाथ जख्मी हो गए और खून बहने लगा, मगर शेर अचानक बुरी तरह डर गया और भाग गया। मगर अगले ही पल रंग बिरंगी किरणों से आदित्य के हाथ का जख्म सही हो गया। ये कैसे हो सकता है? मेरा जख्म खुद ब खुद कैसे भर गया? बूढ़ी औरत ये देखकर बुरी तरह से डरती हुई बोली, ये कैसे हो सकता है? जख्म अपने आप कैसे ठीक हो गया? कौन हो तुम? मैं खुद बहुत ज्यादा हैरान हूँ कि मेरा जख्म अपने आप कैसे सही हो गया। तुम कोई इंसान नहीं हो सकते। इंसान के जख्म अचानक से सही नहीं हुआ करते। तुम जरूर कोई मायावी इंसान हो। नहीं, मैं तो एक साधारण लकड़हारे का पुत्र हूँ और एक आम इंसान हूँ। नहीं, मैं नहीं मान सकती। अगर तुम्हारे पिता वास्तव में एक लकड़हारे हैं तो तुम उनके पुत्र नहीं हो सकते। इतना कहकर वृद्ध स्त्री वहां से रहस्यमयी अंदाज में चली गई। आदित्य वहीं खड़ा रह गया। उस दिन आदित्य को पहली बार ये एहसास हुआ कि वो कोई साधारण युवक नहीं है। कोई रहस्य था जो उसके खून में बहता था। कुछ देर बाद जब आदित्य घर लौटा तो उसने देखा
उसकी माँ बिंदिया जोर जोर से खांस रही थी और रतन चारपाई पर पड़ा कांप रहा था। आदित्य अपनी माँ की ओर देखते हुए बोला, ए माँ, क्या हुआ माँ? बेटा, बहुत तेज खांसी हो रही है। मगर आदित्य के मन में कई सवाल थे। वो सीधे अपने पिता रतन के पास जाकर बोला, पिताजी, बताइए ना, मैं कौन हूँ? रतन ये सुनकर चौंक गया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। अब ये क्या कह रहे हो बेटा? तुम हमारे बेटे हो। नहीं पिताजी, मैं वो सच्चाई पूछ रहा हूँ जो शायद आप जानते हैं और मुझे बता नहीं रहे। बताइए ना, मैं कौन हूँ? रतन चारपाई से धीरे धीरे उठकर बैठ गया। तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो बेटा? आदित्य ने जंगल की पूरी घटना विस्तार से बताई। वो वृद्ध स्त्री, शेर, जख्म और हाथ का चमत्कार। अगर मैं वास्तव में आपका पुत्र हूँ तो फिर आप अपना हाथ काटिए। अगर आपका जख्म खुद ब खुद भर जाएगा तो मैं विश्वास कर लूंगा कि मैं आपका बेटा हूँ। चलिए, काटिए। रतन के पास अब सच्चाई छिपाने का कोई रास्ता नहीं बचा था। वो बिंदिया की ओर देखने लगा। रतन एक पुराने कमरे में गया और बहुत पुराने बक्से में से वही मटका निकाल कर ले आया जिसे उसने वर्षों से छिपा कर रखा था, और सारी घटना अपने बेटे आदित्य को बताते हुए बोला, बेटा, ये मटका जंगल के उस हिस्से से मिला था जहाँ चांदी की चमक वाला पेड़ था। हमने सोचा था कि इस मटके में धन होगा, मगर जब खोला तो उसमें से तू निकला बेटा, तू। ये सुनकर आदित्य चौंक गया। बस तब से हमने तुझे अपने बेटे की तरह पाला। हमने कभी तुझे अपने से अलग नहीं समझा। अगले ही पल रतन को भी जबरदस्त खांसी उठने लगी। वो गिर पड़ा। आदित्य अपने सारे सवाल भूल गया और बोला, अरे पिताजी, अचानक से ये क्या हो गया आपको? पिताजी। बेटा, लगता है कि हम भी महामारी की चपेट में आ चुका हूँ। इतना कहकर रतन ने दम तोड़ दिया। तभी आदित्य की माँ बिंदिया भी तेजी से खांसने लगी और कुछ ही देर में बिंदिया की भी सांसें थम गईं। पिताजी। आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मैंने तो बस आपसे पूछा था कि मैं कौन हूँ। ए माँ, उठो ना। देखो, मैं वादा करता हूँ मैं कभी सवाल नहीं पूछूंगा। भगवान के लिए आंखें खोल दो माँ। मगर बिंदिया और रतन अब किसी भी आवाज का जवाब नहीं दे सकते थे, क्योंकि वो अब इस संसार में नहीं थे। आदित्य बहुत देर तक चीखता रहा, रोता रहा, धरती पर सिर पटकता रहा। तभी अचानक रतन और बिंदिया का शरीर काले धुएं में परिवर्तित होकर गायब हो गया। अगले ही पल वो काला धुआं उस मटके के अंदर समा गया। ये देखकर आदित्य बुरी तरह से चौंकते हुए अपने आप से बोला, अब ये क्या रहस्य है? ये क्या हो रहा है? आदित्य के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। वो बहुत देर तक उस मटके को घूरता रहा। कुछ देर बाद वो उस मटके को उठाकर अपने आप से बोला, मुझे लगता है कि मुझे चांदी की चमक वाले पेड़ की खोज करनी चाहिए जहां पिताजी को ये मटका मिला था, और पिताजी को इसी मटके के अंदर मैं मिला था। मुझे विश्वास है कि हो न हो वहीं पर कोई बहुत बड़ा रहस्य छुपा है। आदित्य उसी जंगल की ओर चल पड़ा जहां उसकी कहानी शुरू हुई थी। घंटों जंगल की पगडंडियों पर चलते चलते आदित्य थककर हाथ में मटका लिए एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। हाँ,
अब आखिरकार उस चांदी के पेड़ को मैं खोजूं तो खोजूं कहाँ हो सकता है ये चांदी का पेड़? अचानक उसके कानों